Hello everyone, good evening and welcome to the class. I hope आप लोग अच्छे हो और काफी मजे में हो। आज की क्लास में what we are going to read, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कैपिलैरिटी, जो कि थोड़ा सा बचा हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, तुम लोगों ने वीकेंड का क्लास अटेंड किया था ना, क्वेश्चन सॉल्विंग? हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? जयदीप, अभय, जडेजा, प्रज्ञा, आप लोगों ने क्लास अटेंड किया था? जस्ट अ क्वेश्चन। हाँ, क्यों? क्वेश्चन कैसे करोगे? क्या प्रॉब्लम हुआ था? नेटवर्क इशू था। ओके, सो वो यूट्यूब पे वीडियो भी तो होगा ना? उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हो ना। लाइव वन चैनल चैनल का नाम है और तुम्हारा प्लेलिस्ट का नाम होगा 11th वीकेंड क्लासेस 2024 समथिंग। सो उसके थ्रू तुम्हें जाना चाहिए। और क्वेश्चंस लाइक दो क्लासेस ली गई हैं, क्वेश्चंस बताया गया, लाइक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था इस टॉपिक से। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? और weekend classes I am not taking for class 11th, but he is taking and he is discussing all the questions from these topics. So तुम लोग make sure करो कि अगर लाइक अवेलेबल हो और नेटवर्क सही से है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, तो क्लास को अटेंड किया करो, है ना? एक एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। लाइक 11th क्लास में तुम हो, कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है, मूड जरूरी है ना? और अगर तुम लोग इस तरह से अच्छे से पढ़ते जाओगे ना, तुम लोगों की सिचुएशन बहुत अच्छी होगी नेक्स्ट ईयर एंड यू विल बी इन वेरी गुड पोजिशन फॉर द एग्जाम। सो क्वेश्चंस करते रहो। सबने क्वेश्चन किया, क्लास नहीं किया बट क्वेश्चंस किए क्या तुम लोगों ने? लाइक क्लास नहीं किए तो भी लाइक क्वेश्चंस तो होंगे ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले होंगे। Yes, I just want to have some conversation with you all regarding this. Yes, नहीं किया आप लोगों ने? देखो, मैं एक चीज बता दूं, क्वेश्चंस अगर नहीं करोगे ना, कॉन्सेप्ट्स तुम लोग भूल जाओगे और फिर ये हेल्पफुल नहीं होगा, फिर ना बहुत प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर ना, देखो 11th क्लास में हो, एक्चुअली तुम लोग के पास बहुत टाइम है। बी सिंसियर। तुम लोग अगर क्लास में आ रहे हो, इसका मतलब है कि तुम लोग सिंसियर हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्हें की खेलना है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, खेलना चाहिए बच्चों को। लेकिन तुम लोग उस टाइम को छोड़कर यहाँ क्लास में बैठ रहे हो, सो यू शुड बी बेटर प्लेस्ड। तुम लोगों का सिचुएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। डन। और इसके लिए ये जरूरी है कि तुम लोग प्लीज 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 क्वेश्चंस को फॉलो करो। और कोई भी डाउट होता है तो जैसे ही क्लास में मैं आती हूँ, तुम लोगों को लाइक क्वेश्चंस फेंकने चाहिए कि मैम देखो ये चीज नहीं हुआ, हमसे ये नहीं बन रहा। अभी 11th में है, वी हैव टाइम, वी कैन टॉक अ लॉट, वी कैन डू अ लॉट। ठीक है, सो करेंगे। तो तुम लोग मेक श्योर करो कि थोड़ा सा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो और हम लोग साथ साथ चले, काम को करें और अच्छे पोजीशन पे रहे। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो, इस नोट के साथ मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। ओके जडेजा, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अभय एंड प्रज्ञा एंड जयदीप, आप लोग भी प्लीज टेक केयर करो इस चीज का। एंड आई विल वेरी मच हैप्पी टू सी यू पीपल डूइंग थिंग्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये पर्पस नहीं होता जस्ट टू कम एंड डिलीवर। मेरा एक पर्पस है कि मैं चाहे कम भी पढ़ाऊं, तुम लोगों को बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट बेनिफिट विल ओनली हैपन इफ यू पीपल विल रीड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं तुम लोगों को हर रोज मोटिवेट करूं टू रीड, टू डू क्वेश्चंस। अगर तुम लोग मोटिवेटेड हो गए ना, तो तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड रीडिंग। तो प्लीज अपने गोल पे फोकस्ड रहो। कैपिलैरिटी, देखो ये टॉपिक सरफेस टेंशन से जो भी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, वो थोड़ा we have done it. I hope कि I have tried to explain it in a more simpler way. I hope, पता नहीं कितना कर पाई हूँ, but
that's my belief, I don't know. एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल, मैंने एक्सेस प्रेशर की बात करी थी, और एक्सेस प्रेशर हमने पढ़ा था दो चीज के लिए, एक तो लिक्विड का ड्रॉप हो, एयर का बबल हो, ये दोनों एक ही है, लाइक इक्वेशंस के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में एक होगा, और एक था सोप बबल। सो एयर ड्रॉप है, या अगर तुम एयर बबल कहते हो तो एयर बबल कैसा होगा, इसके अंदर एयर होगा और बाहर ये जिस किसी भी इन्वायरमेंट में है, लाइक मे बी इट मे बी इनसाइड लिक्विड, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप जो हमारे एटमॉस्फेयर में, सपोज करो लिक्विड का कोई ड्रॉप है, उस ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं, डन। सो दोनों ही केसेस में कुछ प्रेशर आउटसाइड का होगा, है ना, और कुछ प्रेशर इनसाइड का होगा। हमने ये देखा था कि इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन वाला फोर्स भी लग रहा है। जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इस ड्रॉप की इक्विलिब्रियम की बात करो, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, जो कि है, रेस्ट में है, तो इनसाइड प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वही अगर आउटसाइड की वजह से लगे, दोनों इक्वल हो, तो ऐसा लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में होगा। ये तब होगा जब फोर्स सिर्फ प्रेशर की वजह से लग रहा है, टेंशन वाला भी फोर्स होगा, और टेंशन वाला फोर्स कैसे एक्ट करेगा, ये कुछ ऐसे एक्ट करेगा, है ना। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि फोर्स बिकॉज ऑफ इनसाइड प्रेशर प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स बिकॉज ऑफ आउटसाइड, यानी कि पी इनसाइड, सॉरी, पी इनसाइड इज माइनस पी आउटसाइड, सॉरी, पी इनसाइड, पी आउटसाइड का डायरेक्शन इधर होगा, तो मैंने एक सेकेंड, मैंने इक्वेशन ऑपोजिट लिख दिया है ना। डायरेक्शन सही से देखो, इनसाइड प्रेशर जो है वो क्या करना चाहेगा, अगर कोई भी ड्रॉप है, इसके अंदर कुछ प्रेशर है, वो प्रेशर इसको ऐसे लगेगा, है ना, वो उसको और एक्सपैंड करना चाहेगा, और आउटसाइड का प्रेशर उसको और कंप्रेस करना चाहेगा, है ना। सो आउटसाइड का प्रेशर इनवर्ड लगेगा, सरफेस टेंशन का प्रेशर इनवर्ड है, सो पी आउट, force because of P out plus force because of surface tension will be equal to force because of P in। और हमें यहाँ पे ये मिला था कि force P in minus force P out will be equal to force because of surface tension। So यहाँ से देखने से ये लग रहा है कि जो इनसाइड का प्रेशर है, इनसाइड का फोर्स है, वो आउटसाइड के फोर्स से ज्यादा है, सरफेस टेंशन के फोर्स के बराबर, उससे ज्यादा, उतने अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है। सो हमने इसलिए पढ़ा था कि इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, सो पी इन माइनस पी आउट को मैंने क्या लिखा था, एयर बबल और लिक्विड ड्रॉप के केस में 2s/r, जहां पे एस है सरफेस टेंशन, आर इज द रेडियस ऑफ दिस बबल और ड्रॉप, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। इसको हमने एक दूसरे फॉर्मूला के टर्म में, दूसरे टर्म में लिखा था कि ये ड्रॉप है, ये सरफेस को हम क्या बुलाते हैं, कन्वेक्स, और इस सरफेस को क्या बुलाते हैं, कॉनकेव। सो पी इनसाइड को क्या लिख सकते हैं, पी कॉनकेव साइड माइनस पी कॉन्वेक्स साइड इक्वल टू 2s/r, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्म में भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमने प्रेशर इनसाइड बबल को निकाला था, सोप बबल। सोप बबल कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, जो सोप का जो फिल्म होता है ना, वो बस इतने रीजन में था, ऐसा ही था ना, और ये था तुम्हारा, यहाँ भी एयर था, यहाँ भी एयर था। सो अगर मुझे यहाँ पे इनसाइड प्रेशर निकालना है, पी इनसाइड, और ये हो गया पी आउटसाइड, सो दोनों एयर है, बट दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं होगा। पी इन माइनस पी आउट कितना आया था हमारा, 4s/r, और ये मैंने डिराइव किया था, ठीक है। सो दिस इज इन द केस ऑफ सोप बबल। उसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था, वो था तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल हम बनाते कैसे, उसके लिए मैंने 2 पॉइंट, सबसे पहली चीज मैंने जो डिस्कस करी थी वो ये था कि सपोज कर लो हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, और इसमें मैंने किसी भी चीज को, या फिर एक काम करते हैं, ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और ट्यूब में हमने लिक्विड को फिल कर दिया। अब लिक्विड जो है उसका लेयर कैसे बना, देखो वहां पे जो सरफेस बना है वो सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल कहाँ डिफाइन करते हैं, जब दो चीज का कॉन्टैक्ट जहां पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड का कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहा है, सरफेस पे, इस पॉइंट पे हो रहा है या इस पॉइंट, दोनों में से कोई एक पॉइंट लोगे,
सो कांटेक्ट एंगल अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सॉलिड सरफेस पे एक टेंजेंट बनाना है, लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट बनाना है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तुम लोग फिक्स कर दोगे, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद दो चीज को दिमाग में रखना था, यही दो लाइन इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट लिक्विड सरफेस पे हम कैसे बनाते हैं, अवे फ्रॉम द सॉलिड। सो यहाँ पे देखो ये लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ऐसा होगा, और अवे फ्रॉम द सॉलिड बनाना है। सो सॉलिड के तरफ ये वाला लाइन है और सॉलिड से अवे इधर है। सो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस ये वाला कंसीडर करेंगे, ये ठीक है। सो हमने इसको कंसीडर किया था। उसके बाद टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस टुवर्ड्स लिक्विड, तो ये तो इधर ही होगा, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस तरह से हम निकालते हैं, क्योंकि अगर इस चीज को तुम ध्यान में नहीं रखोगे तो तुम टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस इसको भी बोल सकते हो, और तब तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। सो दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कांटेक्ट एंगल से ही ये डिटरमिन किया था कि कौन सा लिक्विड जो है वो सरफेस को ज्यादा गीला करेगा। दैट विल डिपेंड ऑन द कांटेक्ट एंगल। जैसे अगर हमने लिक्विड को ऐसे ड्रॉप को गिराया सरफेस पे, वो कुछ ऐसे फैल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कांटेक्ट एंगल ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड टू अवे फ्रॉम द सॉलिड, तो ये होगा, ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि पूरा टेंजेंट ये है, एंड दिस इज टुवर्ड्स द सॉलिड, ठीक है। सो ये लाइन लोगे, एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस टुवर्ड्स द लिक्विड, तो ये होगा ये वाला लाइन, है ना कि ये तो टेंजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस अवे फ्रॉम द लिक्विड दिख रहा है। सो ये एंगल, अब देखो जब कॉन्टैक्ट एंगल अक्यूट होता है, लेस देन 90 होता है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो सरफेस को ज्यादा गीला कर सकता है, यानी कि वो उसको वेट कर सकता है, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर एक लिक्विड ड्रॉप है जो कि सरफेस को गीला नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका कांटेक्ट पॉइंट सरफेस से बहुत कम है, वो सरफेस पे फैला हुआ नहीं है, और ये तभी पॉसिबल है जब कांटेक्ट एंगल तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, ऑब्ट्यूज है। डन। मैंने तुम लोगों को रीजन भी बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। चलो वो चीज को मैं आगे फिर से डिस्कस करूंगी। तो कैपिलैरिटी आज हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या है तुम्हारा, हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब को देखेंगे जिसका जो काफी लंबा है, लेकिन उसका डायमीटर क्या है, काफी छोटा है, ठीक है, ऐसा कुछ। दिस इज कैपिलरी ट्यूब। तुम लोग क्लासरूम में भी, सॉरी लैबोरेटरी में तुम लोगों ने देखा होगा। कैपिलरी एक्शन क्या है? सो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब तुम लोग कैपिलरी को, जब कोई भी वाटर कंटेनिंग कंटेनर में जब डालते हो ना, तो उस कैपिलरी में वाटर क्या होता है ना, या लिक्विड, जो भी लिक्विड है वो उसमें राइज करता है या फॉल करता है। ये दो चीजें होती है, ठीक है। अगर राइज कर रहा है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे अगर तुमने यहाँ पे पानी रखा, ठीक है, और इसमें तुमने एक यू शेप का ऐसा कुछ कैपिलरी डाला, अब पानी यहाँ से अपने आप ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ये काफी सरप्राइजिंग थिंग है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई भी चीज नेचुरली नहीं जाएगा, उसके लिए हमें मोटर लगाना पड़ता है। जैसे ग्राउंड से पानी छत तक पहुंचाना है, मोटर लगाना पड़ता है ना, काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कैपिलरी एक्शन, ये ऐसा एक्शन है, लिक्विड अपने आप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, डन। सो दिस इज कैपिलरी एक्शन थिंग हैपनिंग। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये हो रहा है। सबसे पहले ये फैक्ट को जान लेते हैं कि ये होता है, क्यों होता है, दैट वी विल डिस्कस। बट देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, ऐसा हो सकता है कि लिक्विड इस कैपिलरी में इस तरह से राइज करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ तक लिक्विड का कॉलम है कंटेनर में, लेकिन कैपिलरी में उससे भी नीचे तक है, डाउन है, यानी कि वो लिक्विड का कॉलम और नीचे की तरफ चला गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो दो चीजें हमें दिख रही है। कॉन्टैक्ट एंगल अगर देखने की कोशिश करो तो फर्स्ट डायग्राम में कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, आइदर तुम इसको बोलोगे या इसको बोलोगे। ऑन द सर्फेस, कॉन्टैक्ट पॉइंट हमेशा ऑन द सर्फेस हम डिफाइन करते हैं। सो सर्फेस पे कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे है, या यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहा है। अब ये चीज मैंने कल के क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। अब आप ध्यान से देखो, इस कांटेक्ट पॉइंट पे कौन कौन कांटेक्ट में है, लिक्विड और सॉलिड।
फोर्स कौन कौन से लगेंगे? कोहेसिव फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा। यानी कि यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप है, मैं किस पे फोर्स की बात कर रही हूँ? जो वाटर ड्रॉप यहाँ पे ग्लास से कांटेक्ट में है, मैं उस पे फोर्स की बात कर रही हूँ। सो इस वाटर ड्रॉप पे फोर्स, कंटेनर में जो भी लिक्विड ड्रॉप्स है वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ऐसे, ठीक है। और सॉलिड सरफेस से वो कांटेक्ट में है, तो सॉलिड का एटम उस लिक्विड ड्रॉप को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज योर व्हाट, एडहेसिव फोर्स, वो भी लगा इधर। और मैंने तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि सरफेस का जो शेप होता है वो पर्टिकुलर शेप का क्यों होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये बोला था कि सरफेस पे जो नेट फोर्स लगता है वो हमेशा उससे परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पे इस ड्रॉप को देखो, इसका शेप कुछ ऐसा है ना, ऐसा, इस पे परपेंडिकुलर बनाओगे कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि ये एफ नेट का डायरेक्शन है। डन। मैंने बोला था कि जो लिक्विड का सरफेस होता है उस पे नेट फोर्स क्या होता है, उससे परपेंडिकुलर होता है, ये फैक्ट है 100%, ये याद रखना है। तो इस पॉइंट पे भी नेट फोर्स इधर होगा। अब देखो ये नेट फोर्स, दो फोर्स का एडिशन होगा, ये कोहेसिव फोर्स और ये एडहेसिव फोर्स। मैंने ये भी बताया था कि नेट फोर्स किससे कम एंगल बनाएगा। जैसे अगर तुमने दो फोर्स तुमने लिया, ये है 20 न्यूटन का और ये है तुम्हारा 2 न्यूटन का, सो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो 20 न्यूटन की तरफ झुका होगा, जो बड़ा है उसकी तरफ ज्यादा झुकेगा। यानी कि यहाँ पे ये इससे इसकी तरफ ज्यादा झुकाव है इसका, है ना। यानी कि एडहेसिव फोर्स यहाँ पे कोहेसिव से ज्यादा है और इसीलिए ये सरफेस ऐसा है। Then so this is all happening because of surface properties, because of what cohesive and adhesive force nature is. Similarly यहाँ पे भी देख सकते हो। अब मैं directly एक काम करूंगी, यहाँ पे तुम इस surface का tangent ऐसा होगा, so net force perpendicular to the surface कहीं इधर होगा। अब देखो इस ड्रॉप पे जो तुम्हारा एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स लगेगा वो इनटू द लिक्विड कुछ ऐसे, और एडहेसिव फोर्स इधर। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स हमारा ये डायरेक्शन है, नेट फोर्स इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स कोहेसिव, डन, है ना। और इसीलिए ये ऐसा कुछ यहाँ पे कर्वेचर ये सरफेस बना रहा है, और इसलिए यहाँ पे वाटर डाउन जा रहा है और यहाँ पे अप जा रहा है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट द नेचर ऑफ लिक्विड इज एंड हाउ इट इज इंटरेक्टिंग विथ योर सॉलिड थिंग, ठीक है। तो इस वजह से रीजन समझ गए होंगे। अब हम लोग एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, मेनिस्कस। तो ये कुछ भी नहीं है, ये यही चीज है जो अभी अभी ट्यूब में देखा ना, सरफेस का जो शेप होगा आइदर वो कर्व्ड अपवर्ड होगा या वो कर्व्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। सो दिस इज मेनिस्कस। सो मेनिस्कस इज द कर्व इन द अपर surface of liquid close to the surface of container or another object caused by surface tension. It's all happening because of surface tension, है ना। It can be either concave or convex depending on the liquid and the surface. अभी अभी हमने देखा अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा। जैसे यहाँ पे प्रीवियस डायग्राम में अगर देखो तो ये वाला अपवर्ड है और ये वाला डाउनवर्ड है। ये क्यों हुआ? एफ नेट की डायरेक्शन की वजह से। एफ नेट का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस टेंशन का फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। चलो, आई होप तुम लोग क्लियरली समझ रहे हो। कोई डाउट है तो बता सकते हो। नाउ वी विल डिराइव की अब हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं, जो कैपिलरी राइज हो रहा है ना वो कितने हाइट तक राइज होगा। डन, दैट थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो हमने क्या लिया, लिक्विड लिया, इसमें कैपिलरी को डाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हो रही है, बट पहले मुझे ड्रॉ कर लेने दो उसके बाद। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमने, दिस इज योर कैपिलरी, इस कैपिलरी को फोकस करो, ठीक है। इसमें लिक्विड कुछ ऐसे राइज हुआ है, सरफेस मेनिस्कस ऐसा है, ठीक है, अपवर्ड कर्व है। नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट सी द पॉइंट ए एंड पॉइंट ए इज इन टच विथ द एटमॉस्फेयर। सो बहुत ही पहले का क्लास याद करो, पॉइंट ए का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से क्या है, टच में है। सिमिलरली सी का प्रेशर ए के प्रेशर के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ए और सी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है,
तो हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा था कि अगर लिक्विड रेस्ट में है और सेम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे अगर पॉइंट्स हैं तो हर पॉइंट का प्रेशर, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. So A and C are same horizontal level. This liquid is in rest. So PA will be equal to PC and that will be equal to what? PD. D भी तुम्हारा A और D are at same level. ठीक है. C को भी सेम लेवल पे ही लिया होगा तभी ये ऐसा दिख रहा है. ठीक है. नाउ B, PB क्या होगा? अगर तुम लोग यहाँ पे देखो B का पॉइंट कहाँ है, अंदर कहीं पे भी, जस्ट इसके अंदर, यानी कि जो मेनिस्कस है ना यहाँ पे, इस मेनिस्कस के जस्ट अंदर प्रेशर कितना होगा, कैसे निकालेंगे? सो हमने पढ़ा था ना कर्व्ड, P कनकेव माइनस P कन्वेक्स, समथिंग ऐसा कुछ पढ़ा था ना. सो यहाँ पे तुम ध्यान से अब देखो, ये ऐसा मेनिस्कस है ना, और ये क्या हो जाएगा, कनकेव होगा, और ये क्या होगा, कन्वेक्स. और हमने पढ़ा था P कनकेव ज्यादा होता है ना. सो P कनकेव माइनस P कन्वेक्स किसके बराबर था, 2s/r, जहां पे r क्या था, रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप. तो इस मेनिस्कस का रेडियस मान लो r है, समझ रहे हो. सो P कनकेव, कनकेव साइड में प्रेशर क्या है, कनकेव साइड तुम्हारा एटमॉस्फेयर से ओपन है तो उसका प्रेशर P होगा, माइनस P कन्वेक्स will be equal to how much, 2s/r. So P convex, that is just inside the meniscus, pressure will be P minus 2s/r, है ना. so इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है B पॉइंट जो कि जस्ट इनसाइड मेनिस्कस है, वहां पे प्रेशर कितना लिखा जा रहा है, P minus 2s/r. R is what? R is the radius of not tube. Remember, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये जो R है वो रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है, ये रेडियस ऑफ द ट्यूब नहीं है, ये मेनिस्कस के रेडियस से रिलेटेड है. ठीक है. सो फर्स्ट कंफ्यूजन, दिस शुड नॉट हैपन. चलो अब E पॉइंट पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, प्रेशर. तो एक चीज C को भी भूल जाओ, C पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पे क्योंकि अप एंड डाउन दिख रहा है. तो एक काम करते हैं, इसको पहले साइड से हटा लेते. A पॉइंट D या फिर D नीचे दिख रहा है, जो भी नीचे दिख रहा है उसको हटा लो. सो क्योंकि कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए, तुम लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. A C E सेम में दिख रहा है, D तो मैं हटाती हूँ. ठीक है. सो A C and E are at the same लेवल. अगर PE निकालोगे तो PE कितना होगा, अब देखो यहाँ पे प्रेशर अगर PB है, यहाँ पे H कॉलम नीचे प्रेशर कितना होगा, PB प्लस रो GH होगा. हमने पढ़ा है वो प्रेशर एज वी गो डाउन द लेयर क्या कैसे होता है, बढ़ता जाता है रो GH से. तो यहाँ ही लेंगे. सो ये जो भी अभी ड्रॉ किया गया है उसको थोड़ी देर के लिए भूलते हैं. अच्छा ठीक है, पहले यहाँ पे R निकालने की कोशिश की जा रही है. ठीक है. दिस इज कैपिटल R. मैंने अभी तुम, अच्छा ठीक है, पहले एक काम करते हैं, E को ना निकाल के PE अभी उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं. मैंने तुम लोगों को बोला ये जो R है वो रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है. ठीक है. दैट इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस. ओके. सो देखो यहाँ पे स्मॉल r को क्या लिया है, रेडियस ऑफ द ट्यूब लिया है, और ये थीटा एंगल है. थीटा एंगल इज व्हाट, दिस एंगल जो कि रेडियस है किसका, मेनिस्कस का. ये जो मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस का सेंटर तुम यहाँ पे मान लो, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस हो गया, और ये r है, स्मॉल r, दैट इज रेडियस ऑफ द ट्यूब. एंड व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाओगे, जो कि हम लोग इजिली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाओ, ऐसा है ना मेनिस्कस, तो एक काम करो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, टेंजेंट बनाओगे ना, लिक्विड पे टेंजेंट ऐसे जाएगा टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द सॉलिड, और सॉलिड पे टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड ऐसे जाएगा. सो दिस इज कॉन्टैक्ट एंगल थीटा जो कि यहाँ पे लिखा गया है. सो ये जो लाइन है, अब देखो मैं दो लाइन और बनाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ज्योमेट्री है बस. ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस पे, है ना, जो भी हॉरिजॉन्टल मैंने बनाया, और जो
देखो ये जो लाइन है ये टैंजेंट है लिक्विड के लेयर पे, और ये जो लाइन ये रेडियस की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना। यानी कि ये दोनों लाइन के एंगल के बीच का एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा, एंड दैट इज व्हाई हियर दिस इज थीटा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, सो दिस इज अ ज्योमेट्री थ्योरी कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल क्या हो जाएगा, सेम, सो थीटा। सो यहाँ पे ओ क्यू अगर आर है और क्यू एल आर है, जो कि रेडियस ऑफ द ट्यूब है, यानी कि अगर क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है तो कैपिटल आर कैसे निकालोगे। सो सिंपल है, कॉस थीटा को क्या लिखोगे, आर बाई आर। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा। सो कैपिटल आर का वैल्यू हमें मिल गया, आर बाई कॉस थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एच। एच ही तो हमें निकालना है ना कि कैपिलरी में लिक्विड कॉलम कितना राइज करेगा अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है और सरफेस टेंशन एस है और तुम्हारा रेडियस ऑफ ट्यूब स्मॉल आर है, तो कितना राइज करेगा, एच ही तो निकालना है। सो अब हम लोग काम करेंगे पीबी के हेल्प से, पीई का वैल्यू निकालेंगे। सो पीई तुम्हारा कितना होगा, विल बी इक्वल टू पीबी प्लस रो जी एच, है ना। पीबी यही तो था ना, पीबी, पी माइनस टू एस बाई आर वॉज पीबी जस्ट इन साइड मिनिस्कस, सो दिस इज दिस। अब देखो पीबी, पीई का वैल्यू कितना होगा, अगर ध्यान से देखो ये ई सी और ए तीनों एक ही लेवल पे है। सो ई पे जो प्रेशर होगा वो ए पे प्रेशर के बराबर होगा, और ए एटमॉस्फेयर से ओपन है, सो पी के बराबर, यानी कि पीई किसके बराबर है, पीई पी के बराबर। सो इसको पी के बराबर कर दो, पी पी कट जाएगा, और एच का वैल्यू कितना आया, इतना। अब कैपिटल आर का वैल्यू रख दो आप। सो कैपिटल आर तुम्हारा क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मिनिस्कस, इट इज नॉट रेडियस ऑफ ट्यूब। Now r equal to r by cos theta, h equal to 2s cos theta by rho g r, and this is the rise of liquid column inside capillary tube. So अगर क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है और रेडियस ऑफ द ट्यूब गिवन है, then we can easily calculate what height to which liquid will rise or drop in the liquid column. Drop कब होगा वो तो हमने पढ़ा था, लेकिन फिर से कुछ देखते हैं, और एज वेल एज कैपिलरी फॉल। सो जैसे यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, जैसे जब तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा, एच एच तुम्हारा नेगेटिव, जैसे फॉल का मतलब क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मैं बैक नहीं जाती हूँ, एक काम करती हूँ यहाँ पे ही बताती हूँ। जैसे देखो अगर यहाँ पे एक लिक्विड है, राइज का मतलब तो तुम लोग समझ गए थे, फॉल का मतलब क्या था, ऐसा कुछ डाला था ना हमने, एक काम करो, ठीक है, कुछ ऐसा, और यहाँ पे लिक्विड कॉलम कुछ ऐसे ड्रॉप कर गया था। सो देखो ये जो है लिक्विड का सरफेस है ना, तो इसको H इक्वल टू 0 मान लो। सो यहाँ से अगर लिक्विड कॉलम ऊपर जाता है तो H पॉजिटिव आएगा, यानी कि राइज ऑफ लिक्विड कॉलम हो रहा है। अगर डाउन जाता है इसका मतलब फॉल हो रहा है, तो H जब पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव कब आएगा, एच पॉजिटिव होगा, यानी कि राइज ऑफ लिक्विड कॉलम। और ये कब होगा, एच तो पॉजिटिव है, रो जी आर एवरीथिंग पॉजिटिव, कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। सो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा तुम्हारा अक्यूट है ना, तब होगा। और एच तुम्हारा नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव का मतलब फॉल, और ये कब होगा जब तुम्हारा कॉस थीटा नेगेटिव है, और ये कब होगा जब थीटा तुम्हारा ऑब्ट्यूज है। ठीक है, so this is rise and fall, and this is the end of chapter. Anyone has any doubt, then let me know. चलो, अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ, ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनीथिंग, लेट मी नो फटाफट। क्या हुआ, सब बहुत शांत रहते हो, मैं इतना बोलती हूँ, तुम लोग भी कभी बोलो। तब से चिल्ला रही हूँ मैं, अब तुम लोगों का टाइम है। नो डाउट, ऐसे कैसे हो गया।
किसी को कोई डाउट ही नहीं है? माय गॉड, आइदर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ या मैं कुछ ऐसा पढ़ा रही हूँ जो समझ में नहीं आ रहा, या फिर आ रहा है फिर भी पता नहीं, I don't know। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया। किसी को फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं भी डाउट है? एनीथिंग, लिटिल और बिग, कुछ भी समझने में जो डाउट हुआ हो? रत्ना, अभय, जयदीप और जडेजा, आर्या। जडेजा इज नॉट हियर। यस, नो इज हियर। ओके, कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। समरी, क्या क्या पढ़ा हमने? सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि सॉलिड सॉलिड, और उसमें भी सेम मटेरियल्स, एंड मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज नोन एज एडहेसिव फोर्सेस। Surface tension what is force per unit length. So this is net cohesive force in the downward direction on any surface. So net force जो कोई भी surface पे होता है वो क्या होता है? surface से perpendicular होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखना। surface energy क्या है? जो भी surface का एटम होता है उस पे उसकी एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उस पे लेस अट्रैक्टिव फोर्स लगा है ना, एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो ये मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्या ही बोलूं। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप और बबल ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सो कंप्रेस द मैटर इनक्लोज्ड एंड इन टर्न इंक्रीजेस द इंटरनल प्रेशर नोन एज एक्सेस प्रेशर। तो हमने पढ़ा भी था एक्सेस प्रेशर किसकी वजह से हो रहा था? सरफेस टेंशन। वही एक्स्ट्रा एक फोर्स लगा रहा था इनवर्ड में, पी आउट के साथ साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनसाइड का प्रेशर बढ़ रहा है। पी इन इज ग्रेटर देन पी आउट, and in case of drop, liquid drop or air bubble, this is P equal to excess pressure is equal to 2s by r, and in case of soap bubble it is 4s by r। ये क्यों ज्यादा हो रहा था ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। Now angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface is termed as angle of contact। मैंने रूल्स बताए हैं। लिक्विड पे टेंजेंट कैसे बनाओगे? अवे फ्रॉम द सॉलिड। सॉलिड पे टेंजेंट कैसे बनाओगे? टुवर्ड्स द लिक्विड। ठीक है। कैपिलरी एक्शन क्या है? अबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो राइज कर सकता है, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन थिंग। ओके, एंड फॉर्मूला क्या आया था? 2s cos थीटा बाई रो जी आर। आई होप यू पीपल आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करने हैं? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये सारे क्वेश्चंस कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन, यू पीपल डू अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हुआ। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन उसका जी मीन्स में बहुत वेटेज है, 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट। सो उसमें एनसीईआरटी का 3 चैप्टर इंक्लूड होता है। ठीक है, और उससे ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आएंगे। और अगेन एक चीज और बता दूं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सो वन बाय वन वी विल रीड आज के क्लास में। आई विल स्टार्ट विद दैट टॉपिक एक्चुअली। सो जस्ट गिव मी वन सम सेकंड्स, आई विल शेयर। ओके, वेट करो, या तब तक तुम कुछ भी पूछना चाहते हो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, okay, my screen is visible, everyone. स्क्रीन विजिबल है?
कुछ तो बात कर लूं तुम लोगों से इसी बहाने, कुछ तो लिखो हाँ ना। बहुत सर्दी है यार इधर, सच में बहुत ठंडी है। अच्छा, फिजिकल है, चलो ठीक। सो तुम लोगों को आज क्या मिला स्नैक्स में, इवनिंग में क्या मिला? कब होता है वो? 5 से ही होता है गेस। तुम लोगों को क्लासरूम में आकर मिलता होगा ना कि नहीं मिलता? बता दो, मैं नहीं लूंगी। क्लास में आने से पहले आई हैड टी। नहीं मिलता? कितने निर्दयी लोग हैं, कैसे नहीं दे रहे तुम लोगों को? अच्छा, क्लास के बाद देंगे। चलो ठीक है, मुझे लगा दया नहीं आ रही उनको। चलो ठीक है, डन डन डन। सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, या हीट मैटर, जो भी हीट से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स इन फिजिक्स। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ बहुत नेचुरल जैसा लगता है, चीजों को समझना बहुत आसान है, और इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली होते हैं। ओनली थिंग इज कि तुम्हें थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, कुछ नहीं। सो टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे? पहले समझेंगे टेम्परेचर क्या है, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंस। कोई भी बॉडी को जब हीट करेंगे वो लीनियरली कैसे एक्सपैंड करेगा, उसका एरिया में क्या एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम में क्या एक्सपेंशन होगा। सो दिस थिंग्स वी विल रीड फर्स्ट। और टेम्परेचर के अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं तुम्हारा स्केल्स कैसे बनाते हैं, है ना, टेम्परेचर स्केल्स बनाते हैं, और उससे क्वेश्चंस बहुत आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉलीपॉप काइंड ऑफ थिंग। देखो, टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। सिंपल, जैसे किसी भी चीज को तुमने छुआ, तुम्हें क्या लगता है वो चीज, आइदर मतलब फील कब आता है? जब आइदर वो ठंडा लगे या गर्म लगे। सो टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो। जैसे बॉइलिंग वाटर, उसमें हाथ डुबो दो, हाथ जल जाएगा। गर्मी के दिन में डाल दिया, हाथ में फोले पड़ जाएंगे, मुश्किल है। दिस इज आइस। गर्मी के दिनों में वी लव टू इंटरेक्ट विथ आइस, बट अभी ठंडी में आइस को जाकर छुओ, हाथ के ब्लड क्लॉट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस आइस का टेम्परेचर क्या है, काफी डाउन होता है, और वो हमारे हैंड से अगर टेम्परेचर को और खींचता है, हमारा हाथ और ठंडा होगा, एंड हमारे ब्लड में जो वार्मथ है वो उसको खींच सकता है ना। तो ये ठंडे है, दिस इज हॉट, दिस इज कोल्ड। नाउ टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर अगेन। जैसे ये एक रिलेटिव थिंग है। अ, तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक है सम 80 डिग्री पे, और एक है सम 100 डिग्री पे, ठीक है। दोनों को तुम छुओगे, दोनों ही तुम्हें गर्म लगेगा, बट हाउ मच? वन इज रिलेटिवली मोर हॉटर देन अदर, है ना। उसी तरह से अगर तुम एक चीज 0 डिग्री पे छूते हो और दूसरा -5 डिग्री पे, तो ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा है, बट वन इज मोर कोल्डर। सो दिस इज रिलेटिव मेजर, टेम्परेचर इज ए रिलेटिव मेजर, है ना। जैसे अगर कहीं का क्लाइमेट बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, और वहां पे तुम गर्म चीजों को, सपोज कर लो हम लोग पोलर रीजन में, अर्थ है यहाँ पे, ये है पोलर रीजन, है ना, और ये है तुम्हारा इक्वेटर। इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि सन से वो ज्यादा पास है। सो यहाँ पे अगर तुमने 50 डिग्री पे वाटर को टच किया, तुम्हें बड़ा नॉर्मल लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 50 डिग्री वाटर को टच किया, तो वो वार्मथ ज्यादा समझ में आएगा। सिर्फ प्लेस के अकॉर्डिंग रिलेटिव थिंग है ये। रिलेटिव टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर। यहाँ पे यही तुम्हें ज्यादा गर्म लगेगा, और यहाँ पे ये कम समझ में आएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हाई है, और यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर लो है, और उसके रिस्पेक्ट में तुम चीजों को मेजर कर रहे हो, है ना। सो टेम्परेचर अगेन रिलेटिव मेजर। चलो, एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या है, ये सब चीजें याद रखना है, ये सब भूलना नहीं। एसआई टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन है, ठीक है। ये रहा केल्विन। नाउ
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने बहुत सारे स्केल्स बनाए हैं, है ना। तुम्हारा सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। अगेन उन सारे स्केल्स को हम बनाते कैसे हैं? सो उनको बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ कौन सी चीज चेंज होती है। जैसे सपोज कर लो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, लेंथ बढ़ गया, तो लेंथ कितना बढ़ा उससे हम ये पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ा है। सो प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर। इसलिए पहले हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गाइड होती है। सो टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज कर सकता है, टेम्परेचर से प्रेशर चेंज कर सकता है, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज करता है। इसलिए वो स्केल्स ऐसा बना सकते हैं जहां पे वॉल्यूम चेंज कर रहा हो और उस वॉल्यूम चेंज से हम टेम्परेचर को क्या कर लेंगे? मेजर। और या फिर स्केल ऐसा भी बना सकते हैं जहां पे टेम्परेचर से प्रेशर चेंज कर रहा होगा, तो प्रेशर के चेंज से हम बता देंगे कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ या फिर अभी क्या है। डिपेंडिंग ऑन कि अभी मेरा स्केल प्रेशर कितना दिखा रहा है, हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि टेम्परेचर से प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे तुम्हारा जो कि टेम्परेचर के साथ गाइड होता है, और इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं स्केल्स को बनाने के लिए। ठीक है। पहले जब व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 11th, तो ये सारे स्केल्स हमें पढ़ने थे, रेजिस्टेंस वाला, प्रेशर वाला एंड ऑल, लेकिन अभी नहीं पढ़ना इतना, बट हाँ प्रॉपर्टी को हमें जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया। नाउ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, हम लोगों को ये वाइडली देखना है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया, हमारे पास थर्मोमीटर सबने देखा होगा जो कि टेम्परेचर मेजर करता है। वो क्या है? लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। वो ग्लास से बना होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है। लिक्विड में भी क्या होता है? मरकरी। अगेन तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन है, तुम लोग आपस में डिस्कस करोगे कि थर्मोमीटर में हम मरकरी ही क्यों यूज कर रहे हैं और वाटर क्यों नहीं यूज कर रहे। ठीक है, तो ये मुझे बताना तुम लोग। तो नाउ ये जो थर्मोमीटर है वो क्या है? ग्लास है और उसके अंदर क्या है? लिक्विड। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का सर्टेन वॉल्यूम है इसमें और सर्टेन लेंथ है, टेम्परेचर के साथ ये लेंथ क्या होगा? चेंज होगा, और उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। सो हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना नहीं है एक्चुअली, हमें बस इतना याद रखना है कि ये टेम्परेचर को मेजर कैसे कर पा रहा है। तो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम में टेम्परेचर घटा तो ये लेंथ घटेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो ये लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ लेंथ घटता या बढ़ता है। ठीक है, बस इतना हमें पता रखना है। अब देखो यहाँ पे हम मरकरी यूज करते हैं या अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई, एंड दिस फर्स्ट यू नीड टू थिंक अपॉन, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अपने थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया। तो देखो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारा थर्मोमीटर कैसा दिख रहा था? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कॉलम इतना था। ठीक, क्योंकि रूम टेम्परेचर सम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हमने थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर में डाला, उसका वो जो तुम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। पारा मीन्स मरकरी। उसका लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लिक्विड एक्सपैंड हुआ, उसका लेंथ, कॉलम का लेंथ बढ़ गया। सो बढ़ गया वॉल्यूम ऑफ मरकरी, यानी कि लेंथ बढ़ा मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। So volume of mercury varies linearly with temperature over a wide range. Again, ये स्केल बनाना और भी इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेंथ कैसे वैरी करेगा टेम्परेचर से। सो वो लीनियरली वैरी करता है, समझ रहे हो। टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ाया जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में लेंथ भी बढ़ता है। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ मरकरी वैरीज लीनियरली विद टेम्परेचर ओवर अ वाइड रेंज। अगेन मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर समवॉट यहीं पे है, सो सोचना जरूर। यहाँ पे मरकरी का जो वॉल्यूम है वो कैसे चेंज कर रहा है? लीनियरली चेंज कर रहा है विथ टेम्परेचर ओवर वाइड रेंज। ये बहुत जरूरी है, वाइड रेंज तक, यानी कि टेम्परेचर के वाइड रेंज तक यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो तुम्हारा लिक्विड से वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से लीनियरली चेंज कर रहा है, यानी कि 100 डिग्री 200 डिग्री वाइड रेंज तक लीनियर रिलेशन है। तो मेजर करना काफी आसान है। जैसे देखो अगर एक्सपोनेंशियली चेंज करेगा
तो मेजर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या होता है, तुम लोग पढ़े होगे ना, y इक्वल टू ई टू दी पावर x समझ लो, x समझ लो। तो इसका ग्राफ तुम लोग कैसे बनाते हो, ऐसे। यानी कि देखो, अगर तुम्हारा टेम्परेचर इतने से बढ़ा तो लेंथ इतने से बढ़ गया, और इतना बढ़ा तो इतना, और सडनली और बढ़ा तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा थोड़े से टेम्परेचर चेंज पे। तो थोड़े से टेम्परेचर चेंज के लिए फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ा, तो क्या होगा, ये जो लिक्विड कॉलम कॉलम बना है, जो कॉलम है, खाली कॉलम जो है, इसका लेंथ हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से वो ज्यादा फैलेगा, तो ज्यादा एरिया वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि मेरा थर्मोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? सो एक्सपोनेंशियली ना बढ़े, लीनियरली बढ़े तो सबसे ज्यादा फायदा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी होगा तो दिक्कत है, लाइक ज्यादा चेंज होगा, लेकिन अगर लीनियरली चेंज हो रहा है तो वो चेंज लाइक हम्बल अमाउंट ऑफ चेंज है, उसको, उसके लिए हम एक अच्छे लेंथ का थर्मोमीटर बना सकते हैं जो कि हैंडी हो। डन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉल्यूम ऑफ मरकरी वैरीज लीनियरली विद टेम्परेचर, ये तो ठीक है, बट over a wide range, this is very important, and that is why we are using here mercury. Again, there's some more explanation, and that, ठीक है। सो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कुछ ऐसा है, मैंने इस पे चीजें बताई। अब देखो, थर्मोमीटर बनाने के लिए ना हम लोग दो चीजें लेते हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे। सो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे तुम लोग थर्मोमीटर को देखोगे, उसमें दो रेफरेंस पॉइंट होता है, एक बॉटम में, एक टॉप पे। सो ये रेफरेंस पॉइंट क्या क्या है वो देखते हैं। सो जो हमारा बॉटम का रेफरेंस पॉइंट है वो हम लोग लेते हैं, दैट इज लोअर फिक्स पॉइंट, वो लेते हैं क्या, 0 डिग्री को लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को थर्मोमीटर का लोअर फिक्स पॉइंट लेते हैं। यानी कि मेरा जो थर्मोमीटर हम लोग जो बनाते हैं, उसका जो बॉटम पॉइंट है, यानी कि जहां से मेजरमेंट तुम स्टार्ट कर रहे हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है। सो दिस इज द रेफरेंस, बॉटम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो तुम अपने स्केल पे डाल रहे हो, वो क्या है तुम्हारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट दैट इज बॉटम रेफरेंस पॉइंट। एंड एक ऊपर भी, जैसे तुम्हारा जो स्केल बनता है, बॉटम में, बॉटम से स्टार्ट होता है, टॉप तक जाता है ना, इसके बीच में सारे रीडिंग्स होते हैं। इसके ऊपर तुम नहीं बनाते ना, एक सर्टेन रेंज तक हमारा थर्मोमीटर मेजर करेगा। सो दिस इज द बॉटम रेफरेंस पॉइंट, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं। और दिस इज योर टॉप रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम क्या लेते हैं, जिसको हम अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो बॉटम इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड टॉप इज योर bottom is melting point of water and top is your what, boiling point of water. So thermometer बनाना है हमारा, ये भी एक स्केल है, हर स्केल कहीं से स्टार्ट होता है, कहीं एंड होता है। उसी तरह हमारा थर्मोमीटर भी कहीं से स्टार्ट होगा, कहीं एंड होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, कहाँ पे एंड होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। सो ये हमारा बन गया ऐसे। अब इसके अंदर कौन सी लिक्विड लेते हैं, मरकरी है, अल्कोहल। क्यों लेते हैं, आई एक्सप्लेन। डन। चलो, अब ये टेम्परेचर स्केल से, ठीक है। सो बेसिक, कोई भी तुम दुनिया का कोई भी टेम्परेचर स्केल बनाओ, हमारा काम यही है। ठीक है, काम क्या है, रेफरेंस, दो रेफरेंस पॉइंट लेना, बॉटम एंड टॉप। और बॉटम को हम हमेशा ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं, और टॉप को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं। वी कैन चेंज द मटेरियल, we can keep mercury, we can keep alcohol, we can also change thermometer according to which property we need to utilize। यहाँ पे कौन सा property utilize हो रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। डिफरेंट जहाँ पे थर्मोमीटर में गैस लेंगे और प्रेशर को चेंज करता हुआ देखकर टेम्परेचर मेजर करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हमें जो पढ़ना है बस यही पढ़ना है, ठीक है, लिक्विड एक्सपेंशन वाला। चलो, सो टेम्परेचर स्केल हम 3 पढ़ेंगे। अगेन कौन, 3 मतलब 3 यूनिट्स में, एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, और तीसरा है तुम्हारा केल्विन स्केल। तो सबसे पहले चलो हम कहाँ चलते हैं, सेल्सियस पे। सो सेल्सियस स्केल भी ऐसा दिखेगा। अगेन यहाँ पे भी एक लोअर फिक्स पॉइंट होगा,
अपर फिक्स पॉइंट होगा। अगेन सेंटीग्रेड में तुम्हें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या मानते हैं 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट को क्या मानते हैं 100 डिग्री। सो इस थर्मोमीटर का सेल्सियस स्केल का अपर लिमिट इज 100, लोअर लिमिट इज 0 डिग्री। ठीक है, और इसके बीच में कितने इंटरवल्स हुए, 0 से 100 है तो कितने इंटरवल्स हुए 100 इक्वल इंटरवल्स हुए। जस्ट इसको स्केल की तरह ट्रीट करो। ठीक है, सो 0 से 100 यानी कि बीच में कितने डिविजन्स होंगे 100 इक्वल इंटरवल्स होंगे बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आइस पॉइंट 0 डिग्री, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें जो भी मैं स्केल बताऊंगी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तीनों में बस तुम्हें दो चीज याद रखनी है। तीनों ही स्केल में बॉटम रेफरेंस और टॉप रेफरेंस पॉइंट का वैल्यू क्या है, ओनली दिस। ठीक है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे देखो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज व्हाट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और 212 और 32 के बीच में कितने इंटरवल हो जाएंगे, 212 माइनस क्या कर लो 32, तो ये कितने हो गए 180, यानी कि 180 इक्वल इंटरवल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे तुम्हारा आइस पॉइंट है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट इज हाउ मच 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो, अब हमने दो स्केल पढ़ लिया ना, सेल्सियस पढ़ा, फ़ारेनहाइट पढ़ा। अब इन दोनों का कन्वर्जन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर तुम्हें जी मेंस में या कहीं भी नीट में कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा कन्वर्जन से आएगा, अगर स्केल से क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जनरली जो तुम्हारे क्वेश्चन पूछता है ना उसमें कभी कभी ना ऐसा करता है, ना तो वो सेल्सियस देगा, ना ही वो फ़ारेनहाइट देगा, ना ही वो केल्विन देगा, वो कोई अननोन स्केल ले लेगा। तो सपोज करो मैं भी तुम्हें समझाने के लिए एक अननोन स्केल लेती हूँ और एक अननोन लेती हूँ और एक सेल्सियस लेती हूँ सपोज। सो जो सेल्सियस स्केल है यहाँ पे तो मुझे पता है 0 डिग्री है इसका बॉटम और टॉप है 100। सपोज क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया रहा कि बॉटम जो अननोन स्केल है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका बॉटम है x degree on this unknown scale and top reference point is y degree in this unknown scale। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये बोला कि इस स्केल पे अननोन स्केल पे एक जो पॉइंट है उसका वैल्यू है t डिग्री। तो इस t डिग्री को बताओ सेल्सियस में उसका वैल्यू कितना होगा, समझ रहे हो। यानी कि एक अननोन स्केल दिया, बॉटम रेफरेंस पॉइंट उसका दिया हुआ है x एंड y। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इज गिवन। तुम्हें क्या दिया कि अननोन स्केल पे एक टेम्परेचर वैल्यू दिया हुआ है t डिग्री, अब उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो जब भी तुम्हें कन्वर्ट करना हो ना, एक काम करना, तुम मान लो पहले यहाँ पे कि t डिग्री इन दिस स्केल इज इक्वल टू कैपिटल T डिग्री इन सेल्सियस सपोज। सो अब कैसे कन्वर्ट करोगे, तो एक काम करो, दोनों ही स्केल के लिए एक चीज लिखो। क्या चीज तुम्हें लिखना है, दिस इज योर this value of temperature T डिग्री माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है x डिग्री डिवाइडेड बाई y डिग्री माइनस x डिग्री। मैंने क्या किया, मैंने ये किया जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसको लोअर रेफरेंस पॉइंट से माइनस किया और डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ डिवीजन से ऑन दैट स्केल। y माइनस एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दैट स्केल। सिमिलरली यहाँ पे करो सेम चीज। सो t डिग्री माइनस इसके लोअर रेफरेंस से माइनस करो, सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई इंटरवल्स इन सेल्सियस स्केल दैट इज 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री करोगे ना, सो दिस इज दिस। एंड तुम लोग इसको बहुत ही केयरफुली देख के भी समझ सकते हो कि ये दोनों जो रेशियो आएगा ना, ये दोनों ये रेशियो हमेशा हर स्केल का कांस्टेंट होता है। कोई भी स्केल उठा लो, दिस रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल, यानी कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम t डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अननोन स्केल टू अनदर given scale, whatever is given. Here it is Celsius. So T degree on an unknown scale can be converted into some value on Celsius scale. और उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल ये थिंक करना है। ठीक है, सो कल के क्लास को मैं यहीं से पिकअप करूंगी। ठीक है, कन्वर्जन से, एंड दिस कन्वर्जन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दिस इज वेरी इजी टू डील विथ।
लेकिन मैं चाहूंगी तुम लोग एक चीज पे सोचो यहाँ पे कि ये दोनों रेशियो इक्वल कैसे हो रहा है। स्केल के टर्म में सोचना, सेंटीमीटर स्केल ले लेना और कोई भी एक मिलीमीटर स्केल ऐसा कुछ ले लेना और देखना कि वो रेशियो कैसे सेम सेम होगा हर स्केल के लिए, ठीक है। सो दिस यू मे थिंक अपॉन, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज सोचने का ही है, सोचकर देखो ये इक्वल आएगा। सो कल का क्लास वी विल पिक अप फ्रॉम हियर एंड वी विल रीड सो मेनी थिंग्स टुमारो। तब तक के लिए तुम लोग अपना टेक केयर करो और ढेर सारा क्वेश्चंस करो, अच्छे से पढ़ो, फोकस्ड रहो, ठीक है। एनी डाउट एनीवन? ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय। तुम लोग अच्छे से स्नैक्स लो, खाना खाओ, और चाय का तो स्कोप नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकती, आई एम सॉरी, बट अच्छे से रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।